हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सीरीज, जिसमें हम बात करें 100 क्वेश्चन सीरीज स्पॉटिंग एरर्स की, जहां हम आपको 10 क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स से लिए जाते हैं और नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल वेंचर्स को लेकर। डिजिटल वेंचर्स आपके लिए एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको पर्सनलाइज्ड प्लान देता है आपके सक्सेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल एंड टारगेट ट्रैकिंग, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, चाहे वो सीडीएस के लिए, ओटीए के लिए या फिर इंग्लिश, जीएस, मैथ्स स्पेशल। और साथ के साथ आपको फ्री बच्चों मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें। और शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज़ से। तो चलिए, स्पॉटिंग एरर डे 5, आप सब लोग तैयार हैं। 5वां दिन है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ जाइए। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड होगा, हर क्वेश्चन एक यूनिक थीम पे बना हुआ होगा, जिससे आपको चीज़ें सीखने में बहुत आसानी होगी और नई चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दे हैव डिसाइडेड टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू दैम। बताइए क्या आंसर होगा। करिए भी, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो, अगर हम इस सेंटेंस को दो तरीके से देखें, पहला, आजकल जैसे न्यूज़पेपर में लिखा आता है या आजकल की मॉडर्न राइटिंग में जो यूज़ किया जा रहा है, उसके हिसाब से सेंटेंस गलत नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। लेकिन आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन में यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। इसमें गलती क्या है वो डिस्कस करते हैं। दे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे हम इसको यूज़ करें। और डिसाइडेड ये आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है। व्हेन डिसाइडेड टाइम का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। What to willingly and cheerfully accept, cheerfully accept the responsibility entrusted to them। तो हम देख पा रहे हैं कि जो टू लिखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो जब हम टू लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। ये क्लियर है। अब याद रखना कि टू के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है, इसके बीच में आप यहाँ पर कभी भी किसी एडवर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ बीच में इस एडवर्ब का यूज़ कर देते हैं तो इसको कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव, ओके। अब होता क्या है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत धड़ल्ले से होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस टू को उठा के यहाँ रखना होगा टू एक्सेप्ट के बाद, ठीक है। तो दे हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब टू एक्सेप्ट क्या है, अगर आप देखें, देखो जैसे एक रूल भी तो होता है। एक रूल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू राइट केयरफुली अ लेटर, एक ये रूल भी समझना होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू राइट मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आई वॉन्ट टू राइट केयरफुली अ लेटर। तो एक चीज़ समझनी पहले ये है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू केयरफुली राइट अ लेटर। हम ये कह रहे हैं ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, टू और राइट इन्फिनेटिव के बीच में केयरफुली एडवर्ब को लगा दिया। तो हम स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो हमें पता चल गया गलती क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ लिखें, आई वॉन्ट टू राइट केयरफुली अ लेटर, क्या ये सही होगा। तो यहाँ एक रूल बनता है, वो समझ जाओ। अगर कभी भी आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसे भी गलत है। तो इसको कैसे सही लिखना होगा, आपको लिखना होगा आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट वॉट। अब इसका ऑब्जेक्ट लिखो पहले, क्या होगा, अ लेटर। कैसे लिखेंगे, अ लेटर। तो आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। अब कैसे, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, हाउ। अब यहाँ लिखेंगे केयरफुली। तो यहाँ से आपने कई रूल समझे। पहला, एक तो स्प्लिट इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। दूसरा, यदि किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप उस एडवर्ब को यूज़ करेंगे। तो इसमें हो जाता है ना कि भाई कहाँ लगाएं इस विलिंगली एंड चेयरफुली को।
टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चेयरफुली क्यों सही नहीं है? तो अब आप बता सकते हो कि टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट का आंसर है एक्सेप्ट व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कैसे? इंटरेस्टेड टू देम विलिंगली एंड चेयरफुली, ऐसे आप लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा? करेक्ट आंसर आपका बी पार्ट में होगा। ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब चली जाएगी, तो आपको ये आंसर भी यही मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If you had been the scholar of English literature, you would have read two poet laureates. क्या आंसर होगा बताइए? If you had been the scholar of English literature, you would have read two poet laureates. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल के बाद में यू लिखा गया, उसके बाद में हैड बीन आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वुड के साथ हैव आ गया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो कंडीशन बिल्कुल सही है, ये पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट है वो भी किस में है? वो भी पास्ट में ही है। क्या लिखा गया? इफ़ यू हैड बीन द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू वुड हैव रेड टू पोएट ल्यूरेट्स। यदि तुम क्या होते, स्कॉलर होते ना इंग्लिश लिटरेचर के, तो तुमने दो पोएट ल्यूरेट्स पढ़े होते। इट मे बी देयर मे बी इन देयर सब्जेक्ट। तो पोएट ल्यूरेट्स कौन होते हैं पहले इनको समझ लो, एक उपाधि होती है, ठीक है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के पास में भी थी। तो अब इसमें एरर क्या है, एरर समझेंगे। तो हैड बीन व्हाट द स्कॉलर ऑफ किसके? इंग्लिश लिटरेचर, यू वुड हैव रेड पढ़ लिए होते व्हाट टू पोएट ल्यूरेट्स, ठीक है। तो नाउन में अगर आपने देखा हो तो नंबर सिस्टम में कुछ बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं भाई। वो तो हमें पता है कि मानो एस और ई एस लगा के प्लूरल बन जाता है, किसी में ई एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कोई डबल ओ पे ख़त्म हो रहा है, सिंगल ओ पे ख़त्म हो रहा है, किसी में वॉल है, कॉन्सोनेंट है, एफ ई वालों को वी एस लगा के बनाते हैं। कुछ इरेगुलर भी तो होते हैं, जैसे आपने कहा एम ए एन होगा तो इसका क्या बन जाएगा? एम ई एन बन जाएगा। फिर आपने कहा सर मैंने तो ये भी पढ़ा कि टूथ होगा तो इसका क्या बन जाएगा? टीथ बन जाएगा। ऐसे ही हमने कहा एक वर्ड होता है वुमेन डॉक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, वुमेन डॉक्टर की बात करें तो क्या बनाते हो आप? ऐसे बना देते हो कि ये बन जाएगा वीमेन, और फिर हम इसको लिखेंगे डॉक्टर्स, यानी कि दोनों का प्लूरल बनेगा। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि रूट वर्ड क्या है। तो यहाँ जो रूट वर्ड होता है वो पोएट होता है, ये तो उपाधि है, ठीक है। तो करेक्ट प्लूरल क्या होगा? करेक्ट प्लूरल होगा, आपको पोएट्स लिखना होगा, फिर लिखेंगे LAUREATS ल्यूरेट्स, ठीक है। तो पोएट्स ल्यूरेट्स होगा, ये करेक्ट आंसर है, यानी कि आंसर आपका सी पार्ट में होगा। क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से? नाउन से, और जिसमें हमने एक स्पेशल नंबर सिस्टम का यूज़ किया है। तो अब आप कहेंगे सर एग्ज़ाम में हम ऐसा कैसे पहचानेंगे? तो यही है कि नंबर सिस्टम एक बार पढ़ के जाओ, ठीक। और अगर ऐसा कोई भी नाउन, देखो इस सेंटेंस में एक वर्ड हमें अजीब सा लग रहा है पोएट ल्यूरेट, तो वी हैव टू बी फोकस्ड कि भाई क्या करना चाहिए। तो कभी भी एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे जो आपको नया लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड नाउन से लिया गया, कहीं से लिया गया, तो एक बार उस पर अटेंशन दो कि क्या उसका यूज़ सही हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में स्पेशल वर्ड्स के लिए हमेशा केयर देनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिजाबेथ लाइक हर सिस्टर्स, एलिजाबेथ लाइक हर सिस्टर्स हु हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स हैव रेड हियर। बताइए क्या आंसर होगा? देखो मैं इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा इसको। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एलिजाबेथ लाइक्स हर सिस्टर्स हु लिव इन लंदन, ठीक है। एलिजाबेथ लाइक्स हर सिस्टर्स हु लिव इन लंदन, ओके। अब लंदन में रहती हैं, उसको कैसे हमें डिसाइड करना है, ये खुद से समझना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले होता है कि बच्चे देखते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ लिखा है जो सिंगुलर है, तो यहाँ लाइक का वो लाइक्स कर देते हैं। मतलब ये सबसे पहले हमें एक एरर देखते समझ आता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ से समझते हैं कि एलिजाबेथ कैसा है, हमारा सिंगुलर है। लाइक्स क्या है, उसका वर्ब, वर्ब कैसा है, सिंगुलर लिखा गया। किसको लाइक करती है? हर सिस्टर्स को, ठीक है। अब ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, सिस्टर्स के लिए आया है। लिव इन लंदन, जो कहाँ रहती हैं? लंदन में रहती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जरा इस सेंटेंस में नजर डालते हैं। एलिजाबेथ लाइक हर सिस्टर्स,
यदि मैं इसको वर्ब मान लूँ, ध्यान से सुनना, तो ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गई। हर सिस्टर्स को पसंद करती है, हु किसके लिए आ गया, इनके लिए आ गया, तो हु की वर्ब क्या होगी, हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स, हैव रेड हेयर। अब ये मुझे बताओ लाल बाल किसके हैं, किसके रेड हेयर हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो रेड हेयर सिस्टर्स के हैं। अगर सिस्टर्स के हैं तो सिस्टर तो ये पहले से ही क्या था, एंटीसीडेंट, इसके लिए हु आ गया। अगर हु इनके लिए आया तो हु हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स एंड हैव रेड हेयर, तो लिखना पड़ेगा एंड लगा के। तो इसका मतलब जो हैव आया ये किसके लिए आया, ये आया है एलिजाबेथ के लिए। क्लियर है। अब आप कहेंगे अगर ये एलिजाबेथ के लिए आया तो फिर ये लाइक किसके लिए आया, अब ये समझना है। तो एलिजाबेथ के बाद जो लाइक लिखा गया ये एक वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर क्या बना, ये यहाँ प्रपोजिशन है। और अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया, ये उसके लिए आएगा। तो एलिजाबेथ सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है। तो ये एक लाइक जो होता है, लाइक अनलाइक, ये प्रपोजिशन का काम भी करता है। तो इस सेंटेंस का मतलब है एलिजाबेथ लाइक हर सिस्टर्स, एलिजाबेथ अपनी सिस्टर्स के जैसे, सिस्टर्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया, हु हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स, हैज रेड हेयर, उसके भी लाल बाल हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो लाइक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ प्रपोजिशन होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां भी पूछा जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कि वो लाइक को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा कि यह प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, या फिर आपसे कहेगा वर्ब है या एडवर्ब है। तो ज़्यादातर बच्चे इसको वर्ब मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। एरर ए पार्ट में होगा, लाइक नहीं, एरर सी पार्ट में होगा, एरर आपका सी पार्ट में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Nothing is perfect and we might realize that even when we went wrong, the consequences was not as bad. बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, आइए। नथिंग इज परफेक्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी माइट रियलाइज, हमें रियलाइज करने की जरूरत है, दैट इवन व्हेन वी वेंट रॉन्ग, जब हम गलत होते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज वॉज नॉट बैड। तो वॉज नहीं आएगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ड नॉट बैड। तो कॉन्सिक्वेंसेज जो रिजल्ट होते हैं ना, वर्ड नॉट बैड, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इजी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, लेकिन क्वेश्चन को लिखा थोड़ा ऐसा गया है कि आपको समझना है। नेक्स्ट आइए। Sooner or later you will come to know the truth that man is mortal and the love is eternal. बताइए क्या आंसर होगा, करिए क्वेश्चन। Sooner or later you will come to know the truth that man is mortal and the love is eternal. क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करिए। सूनर और लेटर, कभी ना कभी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यू विल कम टू नो द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, दैट क्या, मैन इज मोर्टल एंड द लव इज इटर्नल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक रूल होता है आर्टिकल का, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आर्टिकल का एक रूल होता है, क्या होता है, अगर हम आर्टिकल ए एन के साथ में प्लस करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दें तो इक्वल्स टू क्या बन जाता है, इक्वल्स टू बन जाता है कम्युनिटी। क्या बन जाता है बच्चे, कम्युनिटी बन जाता है, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी की वो बात करता रहता है। जैसे आपने कहा अ काउ गिव्स अस मिल्क, इसका मतलब क्या है, गाय हमें दूध देती है। मैं किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम सारी काउस की बात करें, जितनी भी होती है दुनिया में, सब की बात करें, तो ये हम उसकी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस रूल का एक्सेप्शन क्या है वो समझना। एक्सेप्शन ये है कि जब आप बात करते हो मैन या वुमेन की, तो ऐसे केसेस में जब ये हमेशा पूरे कम्युनिटी या क्लास को शो करते हो तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आप कहते हो कि वुमेन इज द बेटर हाफ ऑफ मैन, सॉरी, बेटर हाफ ऑफ मैन, ऐसे लिखेंगे। तो वुमेन सारी औरतें, मैन सारे आदमी। ठीक है, ऐसे मैन इज मोर्टल होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर है कि जब आप
किसी एक पर्टिकुलर वुमेन या मैन की बात करेंगे तो आप आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो आई सॉ अ मैन इन द गार्डन। आप तभी लगा सकते हो आई सॉ अ मैन इन द गार्डन, मैंने एक आदमी को गार्डन में देखा था, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, एक बात समझ आई। तो इस हिसाब से हमने कहा मैन इज मोर्टल। क्यों? यहाँ जो मैन वर्ड है वो किसको शो कर रहा है? वो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इवन ये मैन इज मोर्टल का मतलब पूरी मैन काइंड है, इसमें आदमी औरतें सब हैं। ये मत सोचना कि मैन इज मोर्टल का मतलब से आदमी मरेंगे औरतें नहीं मरेंगी। ठीक है, सब है इसमें मैन इज मोर्टल। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब दूसरा क्या है, दूसरा रूल समझते हैं। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम उसके पहले भी कोई आर्टिकल एन या द नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखना। तो जो लव लिखा गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा गया है। ठीक है, अब ये लव लिखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप इसमें द लव नहीं लगा सकते, आपको कहना होगा लव इज इटर्नल। ठीक है, लव इज इटर्नल होगा। अब यहाँ भी एक रूल बन जाता है, वो क्या बनता है? अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी क्वालिटी के लिए यूज करें पर्टिकुलर, तो आप लगा सकते हो। जैसे आपने कहा, आप ऐसे द लगा सकते हो। आपने कहा द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल। अब सही है, इनका जो लव है वो नश्वर नहीं है। ठीक है, द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा इज इमोर्टल, आप ऐसे लगा सकते हो, इटर्नल लगा सकते हो। ठीक है ना, कि उनका लव कैसा है, इटर्नल है। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। तो द लव का मतलब है हम बात करें पर्टिकुलर लव की बॉन्डिंग की, तो ऐसे केसेस में आप आर्टिकल द लगा सकते हो। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, एरर क्लियर हो गया होगा। क्योंकि लव का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? हमने लव का यूज पर्टिकुलर नहीं किया है, हमने यूज किया है इन जनरल। तो ऐसे केसेस में तो आप क्या करेंगे भाई, आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। A number of ministers and their well-wishers visited jail to see the number of prisoners. बताइए क्या आंसर होगा? A number of ministers and their well-wishers visited jail to see the number of prisoners. ठीक है, अब इस सेंटेंस में आ नंबर दा नंबर बहुत आया, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक टर्म होती है आ नंबर ऑफ। ठीक है, आ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लस करके आप हमेशा देखें जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब आती है वो भी हमेशा प्लूरल ही होगी। ऐसा ही दूसरा आप लिखते हो द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद में प्लस करके जो भी नाउन आता है वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि आ नंबर ऑफ का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ बॉयज, और द नंबर का मतलब होता है सेलेक्टेड नंबर ऑफ बॉयज, इट मीन्स अ ग्रुप और अ क्लास। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है इसका मतलब एनी के जैसे होता है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब द नंबर मतलब सेलेक्टेड वन, यानी कि हम कह सकते हैं एक क्लास या ग्रुप की बात हम करें, या फिर आप कह सकते हो हम ग्रुप की बात करें। ठीक है, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो आ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिखा गया है एंड देयर वेल विशर्स होगा। विजिटेड आ गया वर्ब के सेकंड फॉर्म। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता ही नहीं है, ही के साथ भी वेंट आता है और दे के साथ भी वेंट आता है, तो यहाँ सही है। जेल टू सी व्हाट द नंबर ऑफ प्रिजनर्स, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन आता है प्लूरल। अब यहाँ भी एक छोटा सा आर्टिकल का रूल बनता है, उसको हम समझते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे आपने कहा वर्ड होगा टेम्पल, चर्च, मॉस्क, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, एटसेट्रा। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का यूज़ हम ऐसे करते हैं कि इन वर्ड्स का यूज़ आप ऐसे समझो कि इनके दो तरीके के यूज़ होते हैं, एक इनका प्राइमरी यूज़ होता है, एक इनका सेकेंडरी यूज़ होता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आप स्टूडेंट हो तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अब कोई आदमी ना टीचर है ना स्टूडेंट है, लेकिन वो स्कूल में जा रहे हैं किसी काम से, बहुत से लोग स्कूल विजिट करते हैं, तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू द स्कूल। इट मीन्स इट शोज कि यू आर देयर फॉर अ सेकेंडरी पर्पज। ठीक है, आप मार्केट जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। एक मैं कह सकता हूँ बिजनेसमैन जा रहा है
तो वो भी कहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन एक आदमी मार्केट घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो कहेगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। बिल्कुल क्लियर है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने कहा द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर वेल विशर्स, क्लियर है, विजिटेड जेल। अब वो जेल को विजिट कर रहे हैं, तो जेल में वो सजा काटने तो नहीं गए ना, वो तो देखने गए, तो विजिटेड द जेल विल बी द करेक्ट आंसर, द जेल होगा, विजिटेड द जेल टू सी द नंबर ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, ऐसा आप इसको मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। If the police had not reached on time, the child would have taken away by kidnappers. क्या आंसर होगा बताइए। अब आप सबसे पहले मिलाओगे कंडीशनल सेंटेंस, इफ आ गया, इफ के बाद में द पुलिस है, सही लिखा गया, हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है। रीच्ड ऑन टाइम का मतलब होता है समय पे पहुंच जाना। द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे बाय, अब आप मिला रहे हैं वुड होगा, वुड के साथ में हैव होगा, हैव के साथ में टेकन अवे बाय किडनैपर्स होगा, ठीक है, वुड हैव टेकन अवे बाय किडनैपर्स होगा। अब यह क्वेश्चन है, कंडीशनल के हिसाब से तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात समझते हैं, हमने कहा कि they would have kidnapped the child, तो दे सब्जेक्ट है और द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डूअर है। और अगर मैं द चाइल्ड को पहले रखूं तो कैसे लिखा जाएगा, द चाइल्ड वुड हैव बीन किडनैप्ड बाय दैम, ठीक है, द चाइल्ड वुड हैव बीन किडनैप्ड बाय दैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि द चाइल्ड मेरा जो यहाँ डूअर है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में, ठीक है, नॉन डूअर है, तो वुड हैव बीन किडनैप्ड होगा, सेम। द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे होगा, आपको यहाँ बीन लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कंडीशनल जैसा लगता है, एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में बच्चे रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि कंडीशनल मिलाना ही तो है बस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि सेंटेंस जो लिखा गया है वो सेंटेंस ही है, उसको एक्टिव में भी लिखा जा सकता है और पैसिव में भी लिखा जा सकता है। एक्टिव पैसिव में दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ वर्ब अलग अलग होता है, प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द लेटेस्ट फोन बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड विद एडवांस कैमरा फीचर्स। देखिए, एवरीवन आपका प्रोनाउन है, इज इंटरेस्टेड हर किसी की बात करें, इन परचेजिंग द लेटेस्ट फोन, द लेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री हमने लगाई है, रिसेंट है तो दाई लगेगा, ठीक है, लेटेस्ट है। बिकॉज रीजन बता रहे हैं, बिकॉज क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है और कंजंक्शन लग रहा है देयर शुड बी अ क्लॉज, तो इट वाज ये हो गया था बेटा, क्या लॉन्च्ड हुआ था, विद किसके साथ, फीचर्स के साथ में। तो फीचर्स क्या है, नाउन है, कौन से फीचर्स, कैमरा फीचर्स के साथ। तो कैमरा फीचर्स क्या है, नाउन है, कैसे फीचर्स है, ऐसे, तो ये क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा। क्या एडवांस एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, अब समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ ब्लूम फ्लावर्स, मैंने खिले हुए फ्लावर्स देखे, ठीक है, आई सॉ ब्लूम फ्लावर्स। अब यहाँ समझते हैं कि जो ब्लूम लिखा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, BLOOMED, ब्लूम्ड होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्लूम्ड होगी। अब बात है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो दो काम करती है, एक तो वर्ब का काम करती है, साथ में वो एडजेक्टिव का काम भी करती है, क्वालिटी बताती है। और एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अपने पास से या तो ईडी लगाते हैं या ईएन लगाते हैं, अगर नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा, जैसे सिंक का संकन होता है, ठीक है, दैट वन। तो अब मैंने कहा कि यहाँ ब्लूम नहीं आएगा, यहाँ ब्लूम्ड आएगा, ठीक है, ईडी लगेगा। सेम यहाँ एडवांस नहीं आएगा, एडवांस्ड होगा, क्योंकि ये आपको एडजेक्टिव बनाना होगा, एडवांस, एडवांस्ड, एडवांस्ड, ठीक है, एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट came forward to fund the rescue operations carrying in the cyclone hit areas in India. बताइए क्या आंसर होगा। देखो,
सबसे पहले समझते हैं मोस्ट के बारे में। मोस्ट एक डिटर्मिनर है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो मोस्ट ऑफ द वाटर, तो आपको लिखना होगा इज पोर्टेबल। ध्यान से सुना इस बात को। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज पोर्टेबल का मतलब है कि जो मोस्ट है ना वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल ना क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर में से मोस्ट निकला है। और अगर आप ये कहते हो कि मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स, मानो आप ये कहते हो, तो आपको लिखना होगा आर रीडेबल। यहां जो मोस्ट है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर रीडेबल, वो नंबर की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें सही है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज पोर्टेबल होगा एंड मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स आर रीडेबल होगा। क्लियर हुआ, समझिए। हमने कहा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल सही है। अब केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कभी भी कंजुगेट करती नहीं है नंबर के साथ में, भाई आपका ही होगा तभी भी केम आएगा, दे होगा तभी भी केम आएगा, शी होगा तभी भी केम आएगा, ठीक है। केम फॉरवर्ड टू, अभी जो फॉरवर्ड टू होता है, कम फॉरवर्ड टू, इसके बाद हमेशा जेरेंड आता है, तो फंड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर फंडिंग होगा। अब बच्चों को क्या कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है कि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो लुक फॉरवर्ड टू, कम फॉरवर्ड टू, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, with a view to, be plus, used to। इन सब के साथ प्लस करके अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो आप कहना गलत होगा। इनके साथ प्लस करके वर्ब के अंदर सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। Teacher says that many a novel which I suggested to you to collect from library provide you a lot of information। आंसर बताइए क्या आंसर होगा। करीबी इस करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझेंगे। टीचर सेज दैट मैनी अ नॉवल विच आई सजेस्टेड टू यू टू कलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए भाई। टीचर सेज दैट मैनी अ नॉवल, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, पहले हम ये समझें, एक टर्म होती है यानी कि एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है अ गुड मैनी, अ गुड मैनी, और एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है अ ग्रेट मैनी। ये दो फ्रेजेस होती हैं, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, प्लस करके। इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। और जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ऐसी ही एक फ्रेज होती है एडजेक्टिव वाली, उसको कहा जाता है मैनी ए। या तो मैनी ए होगा या फिर एन होगा, डिपेंड करता है नाउन कैसा लगा है। नाउन का पहला अगर लेटर आपका कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगा देना, वॉल होगा तो एन लगा देना, ठीक है। इसके बाद प्लस करके जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं ऐसे लिख दूं कि मैनी अ नॉवल, तो आपको इज रीडेबल लिखना होगा। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैनी भी साथ में, ए भी साथ में, नॉवल साथ में, इज भी साथ में, ठीक है। अब एग्जामिनर थोड़ा एक्सपर्ट होता है तो चीज़ों में चेंज करता है, मतलब सेंटेंस को रखने के तरीके को बदल देता है। तो हमने देखा, हमने कहा टीचर सेज, यहाँ तक कोई कह रहे हैं दैट कंजंक्शन हो गया, मैनी अ नॉवल बिल्कुल सही है। अब इस नॉवल के लिए मैं बीच में एक सेंटेंस लगा दिया विच के साथ में, विच इज सजेस्टेड टू यू टू कलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब ये यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ अलग सेंटेंस है, जिसमें आई क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और सजेस्टेड टू यू टू कलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी ये इसका प्रेडिकेट होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैनी अ नॉवल जो लिखा गया ये एक सब्जेक्ट होगा, इसका प्रेडिकेट कहाँ लिखा गया, इसका प्रेडिकेट पार्ट लिखा गया प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट कैसा है, हम तो देख चुके हैं कि सिंगुलर है, तो प्रेडिकेट में जो वर्ब होगी वो भी तो सिंगुलर ही होगी। अगर वो सेकंड फॉर्म में तो वर्ब नहीं है तो इसका मतलब प्रोवाइड नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका प्रोवाइड्स होगा। और आंसर किस पार्ट में निकला, आंसर निकला आपका सी पार्ट में, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे।
और इन 10 क्वेश्चंस में हमने कोशिश की जितना मैक्सिमम एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, जो भी किसी सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ग्रामर को समझने की, क्वेश्चंस को ब्रेक करने की इंसाइट आपकी बढ़ जाए। तो भाई डिजिटल वेंचर्स पे आपको मिलता है AI स्टडी प्लानर। ये कैसे स्टडी प्लानर होगा जो पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड है, जहां पर आप अपनी सक्सेस का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, जिनके साथ आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज के साथ डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मॉड्यूल मिलता है और टारगेट ट्रैकिंग मिलती है। अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो CDS के आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 3400 क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगी। आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, यानी कि UPSC CDS के नोट्स मिलते हैं। कंप्लीट OTA नोट्स आपको मिलते हैं, इंग्लिश के, GS के, मैथ्स के स्पेशल नोट्स, ठीक है। साथ के साथ आपको बहुत चीज़ें एकदम फ्री मिलती रहती हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन फुल लेंथ एंड सब्जेक्ट वाइज फ्री हैं, डेली क्विजेस प्लस PDFs फ्री है, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ अपडेट्स फ्री हैं, वीकली एंड मंथली MCQs फ्री हैं, और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपके लिए फ्री है। और ये सब शुरू होता है 99 रुपीज़ से। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं 7800099699। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ओके, आप यहाँ हमें कॉल कर लें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।